दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन लेवल पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हमने EORO के एग्ज़ाम का एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसके अंदर आप सभी देखेंगे कि बहुत शानदार तरह के हमने क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उनका विश्लेषण भी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सतार, मशक या रबाज मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रबाज, जो कि मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। आगे दिया है कि रबाज सारंगी के जैसा वाद्य यंत्र होता है, इसमें 12 तार होते थे और इसे कीलों से बजाया जाता था। मेवाड़ के राव और भाट इसके सामान्य वादक हैं। अलगोजा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे जोड़े यानी कि युगल में बजाया जाता है। सतार, अलगोजे, बांसुरी और शहनाई वाद्य यंत्रों का एक मिश्रण होता है। आगे दिया है अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या क्वेश्चन है, ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये कार्बन का एक अपरूप है, ग्रेफाइट का गलनांक अधिक होता है, इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है, या ग्रेफाइट जल और कार्बनिक विलयनों में अघुलनशील हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है। नहीं दोस्तों, हमें पता है कि चतुष्फलकीय संरचना किसकी होती है? हीरे की होती हैं, जो कि ग्रेफाइट के लिए गलत होगा। आगे दिया है हमें व्याख्या में क्या दिया है, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक नियमित चतुष्फलकीय स्वरूप में अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक रूप होता है और इसके परमाणु एक षटकोणीय संरचना के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो इसके परमाणु होते हैं ना, जो चतुष्फलकीय संरचना के अंदर नहीं होते हैं, इसके परमाणु होते हैं वो हमारे षटकोणीय संरचना के अंदर व्यवस्थित होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरनी मारना परंपरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन दिया है भील, मीणा, गरासिया या कंजर। क्या है, मोरनी मारना परंपरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? तो इसका एकदम सही उत्तर होगा हमारा मीणा जनजाति। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे क्या दिया है, आगे दिया है राजस्थान में मीणा जनजाति। तो हम मीणा जनजाति के बारे में देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शिक्षित जनजाति है। आगे क्या दिया है कि ये जनजाति ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले के अंदर रहती हैं, निवास करती हैं। अगला है, आगे दिया है जैन मुनि मगन सागर के अनुसार ये जनजाति है भगवान मीन की वंशज मानी गई है। और जैन मुनि मगन सागर के अनुसार ये जनजाति है वो भगवान मीन की वंशज हैं। आगे क्या दिया है कि ये जनजाति दो प्रकारों के अंदर विभाजित हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है जमींदार मीणा। जमींदार मीणा वे अपने कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरे हैं चौकीदार मीणा, वे राजाओं के दरबार में अपनी चौकीदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे दिया है कि इस जनजाति की महत्वपूर्ण परंपराएं क्या हैं? नाता प्रथा क्या है कि जब एक विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ में रहने लग जाती हैं तो वो नाता कहलाता है। दूसरा है मोरनी मांडना, एक पारंपरिक चित्रकला है जिसे मिट्टी के घरों पर प्रदर्शित किया जाता है। और मीणाओं के अंदर धार्मिक विश्वास के बारे में बात करेंगे तो मीणाओं की आराध्य देवी कौन है? बाण माता। इनकी कुल देवी है जीण माता। इनके लोक देवता कौन है? बुज देवता। और इनके पीठासीन देवता कौन से? भूरिया बाबा हैं। आगे चलते हैं, आगे दिया है कि इस जनजाति का प्रयागराज है वो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के अंदर स्थित हैं। इस जनजाति का जो प्रयागराज है वो कहलाता है, कौन सी जगह कहलाती है? रामेश्वरम को मीणा जनजाति का प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी? किस हवाई अड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण अकादमी है वो खोली जाएगी? तो ऑप्शन दिया है उदयपुर हवाई अड्डा, बीकानेर सिविल हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा या जैसलमेर हवाई अड्डा। तो हवाई अड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उड़ान प्रशिक्षण अकादमी है खोली जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान है जो निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? आंसर है हमारे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम या 91वां संविधान संशोधन अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या दिया है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंदर संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर ये प्रावधान है जो जोड़ा गया है। आगे दिया गया है राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो आर्टिकल 164 के अंदर है और इसके अंदर दिया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आगे दिया है हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण का प्रभावी मंत्री होगा जो इसके अलावा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभावी हो सकता है। आगे दिया है 2006 के 14वें संशोधन अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। तो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, तो ये पॉइंट है, आप काट सकते हैं वो। आगे क्या दिया है? अगला दिया है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या है वो 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। आगे दिया है कि ये प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की किसी भी अवधि के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वे मंत्री पद पर नहीं रहेगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में बागर, ये बागर नहीं बांगर होगा, इसके ऊपर एक बिंदी है। बांगर और मरु देश के नाम हैं। बांगर और मरु किसके नाम हैं? जल निकासी व्यवस्था के, भौगोलिक क्षेत्रों के, सांस्कृतिक क्षेत्रों के या जिलों के। तो बांगर और मरु क्या हैं? तो हमें पता है बांगर और मरु एक भौगोलिक क्षेत्रों के नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि पश्चिमी रेतीले मैदानों और अरावली पर्वतमाला के बीच में विस्तृत अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थान बांगर कहा जाता है। ये एक अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। मरु प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत का एक प्रस्तावित राज्य है जो राजस्थान के कुछ भागों को मिलाने का प्रयास है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिया है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? राजस्थान में उड़न गिलहरियां कहां पर पाई जाती हैं? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य या सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि उड़न गिलहरी है वो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला आगे दिया है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य या सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर एक स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान के कोटा के अंदर स्थित है और ये 2004 में स्थापित किया गया था और इसमें 3 वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल किए गए हैं। और 3 कौन कौन से हैं? किसके अंदर? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर 3 वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल किए गए हैं और वो 3 कौन कौन से हैं? उसमें आ जाएगा आपका दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आएगा। ठीक है, आगे दिया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर क्या दिया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में सवाई माधोपुर शहर के पास में एक विशाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी है। ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। आगे दिया है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व हैं। यानी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये टाइगर रिजर्व भी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सांबर, डेगाना और डीडवाना किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जिले हैं?
क्या है क्वेश्चन, सांबर, डेगाना और डीडवाना किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जिले हैं? नागौरी उप क्षेत्र, गग्गर के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र या लूनी बेसिन की? तो सांबर, डेगाना और डीडवाना है वो नागौरी उप क्षेत्र की क्या है, महत्वपूर्ण जिले हैं, और ये सभी खारे पानी की जिले हैं। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के अंदर मक्का उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग? तो राजस्थान के अंदर मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो दक्षिणी भाग के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर दक्षिणी भाग में मक्का सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादित होता है। तो आगे क्या दिया है कि फसल और उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? क्या दिया है कि मक्के का उत्पादन है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर होता है, जो कि राजस्थान के दक्षिण के अंदर स्थित हैं। जो कि हमारा क्वेश्चन था, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बूंदी में होता है। और बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन एक नंबर पर अलवर है और दूसरे नंबर पर जयपुर हैं। जबकि बाजरे के बारे में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, बाजरा का सबसे ज़्यादा बुआई यानी कि सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पर बोया जाता है? वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर बोया जाता है। आगे दिया है कि जवार है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन अजमेर जिले के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उपलब्ध पानी के संदर्भ में राजस्थान के शीर्ष 2 नदी बेसिन कौन से हैं? सबसे बड़े वो नदी बेसिन जिनके अंदर पानी की उपलब्धता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा चंबल और माही, ऑप्शन 2 माही और बनास, तीसरा है चंबल और बनास, चौथा है बनास और लूणी। तो उपलब्ध पानी के संदर्भ में राजस्थान में सबसे बड़े कौन से नदी बेसिन होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल और बनास बेसिन। आगे क्या दिया है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो बनास बेसिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था, कौन था? महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह या महाराजा बख्त सिंह? तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 महाराजा तख्त सिंह जोधपुर का शासक था। आगे क्या दिया है? 1857 के विद्रोह के दौरान महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के शासक थे। उनका जन्म है जो 6 जून 1819 में अहमदनगर के अंदर हुआ था और उनके बड़े बेटे जसवंत सिंह द्वितीय है वो उनके उत्तराधिकारी बने थे और वह 1841 से 1843 तक अहमदनगर के अंतिम महाराजा भी रहे थे। और जोधपुर की स्थापना है वो 1459 में राव जोधा ने की थी और इस शहर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी भी कहा जाता है और पहले ये मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? राजस्थान का डैश चित्रकला, रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। क्या ऑप्शन है? गीत गोविंद, रागमाला, रंगमंजरी या रसमंजरी या रसिक प्रिया? क्या दिया हुआ है कि राजस्थान का डैश चित्रकला, रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रागमाला। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 रागमाला। आगे क्या दिया है? राजस्थान की रागमाला चित्रकला, रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। रागमाला है वो चित्रकला भारतीय लघु चित्रकला का एक रूप है और रागमाला यानी कि रागों की माला के चित्रात्मक चित्रों का एक समूह है जो भारतीय संगीत शैली की विधियों को दर्शाता है जिन्हें राग कहा जाता है। आगे दिया है गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव के द्वारा रचित एक रचना है। आगे क्या दिया है? भानुदत्त ने 15वीं शताब्दी में रसमंजरी की रचना की थी। रसमंजरी की रचना किसने करी थी? भानुदत्त ने करी थी। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? आचार्य केशवदास की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य ने हरित कृषि परियोजना चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 3 नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 4 सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य ने हरित कृषि परियोजना चलाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान।
आगे दिया है हमारे, राजस्थान के मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान ने हरित कृषि परियोजना चलाने की घोषणा की है। और परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाड़मेर और जैसलमेर जिले में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर जैव विविधता और वन परिदृश्य का संरक्षण करना, और ये खाद्य और कृषि संगठन की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के तहत वित्त पोषित 7 वर्ष की परियोजना है। और परियोजना के लिए तकनीकी सहायता केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा प्रदान की जाएगी। आगे क्या दिया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। इसकी स्थापना है वो 1980 के अंदर हुई थी। नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो जयपुर में स्थित है, और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अरावली पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सबसे हमको बताना है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसके अंदर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है इन सभी में से सर्वोच्च शिखर माना जाएगा। आगे क्या दिया है? अरावली पर्वत श्रृंखला की दी गई चोटियों में कुंभलगढ़ जो कि 1224 मीटर की ऊंचाई के साथ में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। हालांकि इसमें ये इन चारों में से सबसे ऊंचा है, और हमको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला की सभी चोटियों में कुंभलगढ़ 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? 7वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, और ये राजस्थान के दक्षिण में राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ पर्वत कौन से जिले के अंदर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित हैं। प्रसिद्ध राजसमंद झील भी इसी जिले के अंदर स्थित हैं। आगे क्या दिया है? गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई के साथ में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचा पर्वत है। ये राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही जिले के अंदर स्थित हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। सज्जनगढ़ चोटी उदयपुर जिले में दक्षिण अरावली श्रृंखला के अंदर स्थित है। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि दक्षिण अरावली श्रृंखला में आती हैं, और इसकी ऊंचाई है वो 938 मीटर है। आगे दिया है तारागढ़ चोटी। तारागढ़ चोटी अजमेर जिले के मध्य अरावली क्षेत्र के अंदर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर होगी। आगे क्या दिया है? अगला है कि नाहरगढ़ राजस्थान के जयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला के किनारे पर बना एक किला है। नाहरगढ़ राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है, जो अरावली पर्वतमाला के किनारे पर बना हुआ एक किला है। नाहरगढ़ किला जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित में से किसे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? सूचना आयोग है वो, राज्य सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करेगा? तो इसका ऑप्शन दिया है संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रपति। तो राज्य सूचना आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट होती है वो उसको किसे प्रस्तुत करता है? वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। आगे क्या दिया है? राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है बीकानेरी और बागड़ी बोलियां राजस्थान की निम्न में से किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? कौन सी बीकानेरी और बागड़ी बोलियां किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन दिया है हमारा पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी के अंदर आती हैं। कौन सी बीकानेरी और बागड़ी बोलियां? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेरी और बागड़ी बोलियां राजस्थान के पश्चिमी भाषा के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर आती हैं। आगे क्या दिया है? सर जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। राजस्थानी भाषा को सर जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 प्रकारों के अंदर वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के संघ में परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था?
जोधपुर के राजा हनवंत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम या किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। तो भारत संघ परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह प्रथम, जो थे भारत संघ के अंदर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे। इसमें क्या दिया है? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम भारत संघ में परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक थे। लेफ्टिनेंट जनरल सर शार्दुल सिंह द्वितीय फरवरी 1943 से 30 मार्च 1949 तक बीकानेर के अंतिम शासक महाराजा थे, जो बीकानेर के प्रमुख के रूप में रहे थे और बीकानेर के महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। आगे क्या दिया? शार्दुल सिंह जनरल सर गंगा सिंह के जीवित पुत्र थे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर में, किराड़ू में, जालरापाटन झालावाड़ में या फिर धुले उदयपुर के अंदर लगता है। तो केसरिया जी का मेला है वो कहाँ लगता है? इसका सही उत्तर होगा धुलेव, जो कि उदयपुर में लगता है। क्या दिया है? केसरिया नाथ मेला धुलेव उदयपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? लालनाथ जी किस संप्रदाय के संत थे? गुदड़ संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या नवल संप्रदाय? तो लालनाथ जी हैं वो हमारे किस संप्रदाय के संत थे? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जसनाती संप्रदाय के संत थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे दिया हुआ है, लालनाथ जी जसनाती संप्रदाय के संत थे। लालनाथ जी का जन्म है वो 1540 ईस्वी में अलवर जिले के धौली दूब गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम क्या था? चांदमल, और माता का नाम समदा था। आगे दिया है, जसनाती पंथ 36 नियमों का पालन करता है। जसनाती पंथ के अंदर कितने नियमों का पालन होता है? 36 नियमों का पालन होता है, जिसमें ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के अंदर विश्वास, अहिंसा, स्नान के बाद में भोजन करना, ये आदि इसके अंदर शामिल है। और ये संप्रदाय अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु मोक्ष का आधार हैं और उन्होंने अपने अनुयायियों को केवल निराकार ईश्वर की पूजा करने का उपदेश दिया था। आगे दिया है कि उन्होंने जसनाती पंथ की शुरुआत और 36 नियमों का प्रतिपादन किए और जसनाथ की निर्गुण और निराकार भक्ति की आस्था थी। जसनाथ जी की निर्गुण और निराकार भक्ति की उनकी आस्था भी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली कहाँ पर पहना जाता है? गले में, सिर पे, माथा में या फिर कान पर? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, गले में पहना जाता है। कौन सा आभूषण? चंपाकली आभूषण। राजस्थान में पहने जाने वाले गले के आभूषण और कौन कौन से हैं? हांसली है, कतला है और चीड़ है, मणिकमाला है और तख्ती हैं। ये तो आगे आपके गले के आभूषण। सिर के आभूषण राकड़ी है, गुंडी है, टीका है, जाल है, ये सभी सिर के आभूषण हैं। आगे दिया है माथे के गहने शीश फूल, सुमंग, टीका और राकड़ी, ये सभी किसके हैं? माथे के आभूषण हैं। और आगे दिया है अपने कान के आभूषण। कान के आभूषण में आएगा टोटिया, टॉप्स, बेड या बेडल, ये सभी कान के आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? बालेसर, मथानिया, बड़ला या धुंसर? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान का पहला सोलर पार्क है वो बड़ला के अंदर स्थित है। आगे क्या दिया है? बड़ला सोलर पार्क है, इसको कहीं पर बड़ला भी कहते हैं, कहीं इसको बड़ला भी कहा जाता है। बड़ला सोलर पार्क है जो 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और ये राजस्थान के बड़ला फलोदी तहसील जोधपुर जिले के अंदर 5700 हेक्टेयर या 14,000 एकड़ के कुल क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। और पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? जो नया गांव जयपुर में स्थित है, जो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है। आगे दिया है कि पहला सौर ऊर्जा फ्रिज कहाँ पर लगाया गया है? बालेसर में। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान के अंदर मथानिया जोधपुर में। पहला सोलर पार्क है वो बड़ला जोधपुर वाला है। आगे दिया है पहली सौर ऊर्जा चालित नाव कहाँ पर है? पिछोला झील के अंदर। सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ पर है? धुंसर पोखरा के अंदर आ जाएगा।
पहली सौर ऊर्जा नीति कब लेके आए थे? 19 अप्रैल 2011 ईस्वी में। और दूसरी सौर ऊर्जा नीति है वो 8 अक्टूबर 2014 को आई थी। आगे दिया है हमें, आगे क्या दिया है, राज्य जो पहले से ही 2250 मेगावाट बड़ला और सौर पार्क का घर है। जैसलमेर जिले में 925 मेगावाट के नोक सौर पार्क को पूरा करने की गति पर हैं। ठीक है, ये नोक सौर पार्क है जो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। और इसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कितनी रखी गई है? इसकी है तुम्हारे 925 मेगावाट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नामदा हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? नामदा हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, टोंक जिला है। इसके अंदर नामदा हस्तशिल्प है, इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे दिया है हमें, नामदा ये एक पारंपरिक फर्श होता है जो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के ऊन से बना होता है। ये नामदा किससे बनता है? ऊन से बनता है। और समृद्ध रंग और उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए हस्तशिल्प नामदा की पहचान होती है। नामदा बनाने का अभ्यास कई संस्कृतियों में एक शिल्प के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से एशिया के देश ईरान, फारस, अफगानिस्तान और भारत में कई जगहों पर जैसे लद्दाख, कच्छ, कश्मीर और राजस्थान में भी किया जाता है। टोंक जिला राजस्थान के अंदर नामदा हस्तकला के लिए, हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे दिया है कि बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? बीड़ी उद्योग टोंक में, बीड़ी जो कि तेंदुए के पत्तों से बनती है। बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर 1 RFC, ऑप्शन 2 राजसिको, ऑप्शन 3 है रूडा और ऑप्शन नंबर 4 है रिको। तो ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों के अंदर रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रूडा, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी। इसकी स्थापना 1995 के अंदर की गई थी। और रूडा का उद्देश्य क्या है? ये ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में इस संस्थान के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। आगे दिया है राजसिको जिसकी स्थापना होती है 3 जून 1961 को इसकी स्थापना होती है। आगे दिया है रिको की स्थापना है वो 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग और खनिज विकास निगम के रूप में की गई थी, जो आगे चलकर 1980 ईस्वी के अंदर रिको के अंदर बदल गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? किसका? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर दिया हुआ है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये किसके लिए है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, उसके लिए ये आयु सीमा निर्धारित की गई है। आगे क्या दिया है? राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। वे राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानना है। नदी प्रवाह के जहाँ चंबल उद्गम होती है, उद्गम से लगाकर मुहाने की तरफ सबसे पहले बांध कौन सा है और बाद में कौन सा है, उसके हिसाब से बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप या जवाहर सागर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर जवाहर सागर है वो 2 बार आ गया है। ठीक है, ऑप्शन 2 है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर या कोटा बैराज। हमें पता है कि सबसे पहले राणा प्रताप सागर नहीं आएगा, सबसे पहले गांधी सागर बांध है। इसके अंदर भी गांधी सागर 2 बार दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, सबसे पहले आएगा कौन सा?
हम सभी जानते हैं सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले गांधी सागर आता है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर आता है, तीसरे नंबर पर जवाहर सागर, और सबसे लास्ट में कौन सा बांध बना हुआ है, कोटा बैराज सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे दिया है हमारा गांधी सागर। गांधी सागर बांध है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल नदी पर बने 4 बांधों में सबसे पहला है। सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, गांधी सागर। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के पास में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध के बाद में 52 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। ठीक है, ये वर्ष 1970 में बनकर तैयार हुआ था और ये चंबल घाटी परियोजना की श्रृंखला के अंदर ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, आगे दिया है जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध है, ये चंबल घाटी परियोजना श्रृंखला के अंदर तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, जवाहर सागर बांध आता है, और यह शहर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर और राणा प्रताप सागर बांध से 26 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। और लास्ट में है कोटा बैराज। ये चंबल घाटी परियोजना की श्रृंखला के अंदर चौथा बांध है और ये राजस्थान के कोटा शहर से लगभग 0.8 किलोमीटर पर उत्तर स्थित है, किलोमीटर ऊपर में स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे वीडियो का, जिसके अंदर दिया है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है जो जयपुर सिटी के अंदर स्थित हैं। आगे दिया है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, इसे आईटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को आईटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया है कि ये जयपुर के अंदर स्थित है, ये एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ये क्या है, एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ये एकीकृत व्यापार शहर की अवधारणा पर आधारित हैं। ये महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड रिको का एक संयुक्त उपक्रम है। और ये दोनों संस्थाओं के बीच में, और ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में 74:26 का संयुक्त उद्यम भी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेंगे हम, और इसी के साथ में आप सभी से निवेदन है कि आप अगर पहली बार इस वीडियो पर आए हो तो इस वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करना। हम इस वीडियो के अंदर अब कंटिन्यू रखेंगे और आगे और भी बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसी के साथ में हम चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।